हेलो एवरीवन, दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 कदम 2.0 सीरीज, जिसमें हम आपके सिलेबस को 30 टॉपिक में डिवाइड कर रहे हैं और हर एक टॉपिक से आपके लिए 30 एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके प्रीलिम्स के अभी एग्जाम है सामने। आपको रिविजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ऐसा रिविजन जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। रिविजन का बेस्ट तरीका है, आप सबको पता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाएं, क्योंकि एग्जाम तो एमसीक्यू पैटर्न में होने वाला है। इसीलिए हम आपके लिए ये एमसीक्यू की सीरीज लेकर आ रहे हैं। आप ये पूरी सीरीज देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपका बहुत अच्छे से रिविजन होगा प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए 30-30 एमसीक्यू मिलेंगे हर एक टॉपिक से। इस तरीके से हर सब्जेक्ट के 900 एमसीक्यू का सेट आपको मिल जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं भावना वैष्णव आपके लिए साइंस के क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपके साइंस के क्वेश्चन डील करूंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी, कंप्यूटर, नेटवर्किंग, इन सभी विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं एक एक करके। अब मुझे पता है कि बच्चे साइंस की पढ़ाई नहीं करते हैं साल भर, है ना, साइंस को एग्जाम टाइम के लिए छोड़ देते हैं। अगर आप ये 30 वीडियो देखते हैं और आपने साल भर साइंस की पढ़ाई नहीं भी की है, तो भी आपका साइंस का ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी भी आएगी। किन 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 टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने ज़्यादातर उन टॉपिक को यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इस तरीके से हमने ये सारे टॉपिक डील किए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, रक्त के विषय में, परिसंचरण तंत्र के विषय में और परिवहन के विषय में हम समझेंगे। बायोलॉजी का टॉपिक है। ब्लड से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाने की संभावना होती है, बीमारियों से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड। तो ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के ये क्वेश्चन, आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन ब्लड। इंसान के रक्त के विषय में यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये पूछा जा रहा है। रेड ब्लड सेल्स लैक अ न्यूक्लियस, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। हम सेल कह रहे हैं और हर एक सेल के अंदर आपको कुछ सेल ऑर्गेनल मिलते हैं जिसमें न्यूक्लियस जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि न्यूक्लियस नहीं होता रेड ब्लड सेल में। क्या ये सच है? पढ़ेंगे आगे। WBC आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। क्या इम्यूनिटी के लिए WBC रिस्पॉन्सिबल होता है? बिल्कुल सही। WBC जो होता है ये हमारे बॉडी की इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि WBC के अलग अलग टाइप होंगे, जैसे बेसोफिल, इओसिनोफिल, इसके अलावा लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, अलग अलग इसके कंपोनेंट होते हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एक्टिव हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं? हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं और इन इन्फेक्शंस को ये खाकर खत्म करते जाते हैं। तो WBC इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल सही है। प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। क्या प्लेटलेट्स जो होते हैं ये खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं? बिल्कुल सही। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है आगे चलकर थ्रोम्बिन में एक्टिव हो जाता है, और थ्रोम्बिन जो होता है ये क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो प्लेटलेट्स भी खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये सेल्स तो होते हैं, कोशिकाएं तो होती हैं, परंतु इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, न्यूक्लियस बनता तो बोन मैरो में है, बनने के समय न्यूक्लियस होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये ग्रो होते हैं न्यूक्लियस इनमें खत्म हो जाता है, तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टरीज। आर्टरीज यानी कि धमनियां, धमनियों के विषय में यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई है, क्या वो सही है या गलत है? पढ़ लेते हैं। दे ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हमेशा ऑक्सीकृत खून जो है उसी को ही कैरी करते हैं। देखिए, मैंने आपको बहुत बार ये बोला है अपने वीडियोस में कि ऐसे स्टेटमेंट जिसमें ओनली दिया हो, ऑलवेज दिया हो, इस टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं वो ज्यादातर गलत होते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज नहीं है भाई, हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का अपवाद जो है वो अक्सर क्या होता है? मौजूद होता है। यहां पर भी मौजूद है। जो आर्टरीज होती हैं इनमें एक होता है, आपने सुना होगा, पल्मोनरी आर्टरी के विषय में, जिसे आप क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी को क्या कहते हैं आप? फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। ये जो फुफ्फुसीय धमनी होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और ये हार्ट से लंग की ओर लेकर जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को ये कैरी करती है। कौन? ये पल्मोनरी आर्टरी। इसीलिए ऑलवेज कैरी गलत हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा।
वैसे तो इन जनरल धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि ऑक्सीकृत खून जो है वो हमारी धमनियों में बहता है, लेकिन हमेशा नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन मौजूद है पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें क्या होता है, अनाक्सीकृत खून यानी कि विशुद्ध अशुद्ध रक्त जो है वो क्या होता है, बहता है। तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। दे हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स, इनके पास जो इनकी दीवारें होती हैं कैसी होती हैं, लचीली होती हैं और मोटी दीवारें होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लड जब इनमें फ्लो होता है तो एक प्रेशर के साथ फ्लो होता है, तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इनकी वॉल जो होती है कैसी होती है, थिक होती है, मोटी होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो क्या आ जाएगा, ओनली 2 इज करेक्ट बट 1 इज नॉट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, विच पिगमेंट इज फॉर्म फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है बच्चों? आरबीसी में, है ना। रेड ब्लड सेल, आरबीसी, यहां पाया जाता है क्या, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक टाइप का पिगमेंट होता है ना, पिगमेंट जिसकी वजह से आपका ब्लड जो है वो कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। तो आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, है ना। अब यहां पर पूछ रहे हैं हीमोग्लोबिन के टूटने से क्या बनता है। तो हीमोग्लोबिन जब ब्रेक होता है तो किसमें ब्रेक होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। ये ग्लोबिन आगे चलकर अमाइनो एसिड्स बना लेते हैं, और ये जो हीम है ये आगे चलकर बिलिविरिडीन करके एक आपका पिगमेंट बनाता है, जो कि कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। और आगे चलकर ये बिलिविरिडीन बिलिरुबिन में चेंज हो जाता है, जो कि कैसा होता है, येलोइश कलर का होता है। तो बिलिरुबिन में चेंज होता है लास्टली क्या, ये हीमोग्लोबिन। तो आंसर क्या आ जाएगा, बिलिरुबिन। इसमें दिए हुए ऑप्शंस में और कुछ शब्द दिए हुए, इन पर भी चर्चा करते हैं। ये क्या है, तो मेलेनिन क्या होता है, मेलेनिन हमारी बॉडी में पाए जाने वाला एक टाइप का पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, और इसी मेलेनिन की वजह से हमारे जो कलर्स हैं हम ह्यूमंस में वो डिसाइड होते हैं, हम ह्यूमंस में नहीं, सारे एनिमल्स में, ठीक है। तो मेलेनिन जो होता है अगर ये ज्यादा होता है तो कलर कैसा होगा, डार्क होगा, ठीक है। और मेलानिन की अगर कमी है तो कलर कैसा होगा, ब्राइट होगा, फेयर होगा थोड़ा, ठीक है। लेकिन मेलानिन की अपनी एक अलग इसकी वैल्यू होती है, क्योंकि मेलानिन की वजह से सूर्य की जो तेज आने वाली जो यूवी रेज होती हैं, ये मेलानिन उनसे हमको क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। तो मेलानिन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेलानिन की कमी होने से स्किन जो होती है बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है। तो मेलानिन हो गया। कैरोटीन क्या होता है, कैरोटीन पर चर्चा करते हैं। प्लांट में पाया जाने वाला एक टाइप का पिगमेंट होता है कैरोटीन, और इसकी वजह से प्लांट में जो उसके फ्रूट्स होते हैं उनके जो कलर होते हैं, जैसे कि येलो कलर, ऑरेंज कलर, कैरोटीन की वजह से होता है। फिर हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन क्या होता है, हीमोसाइनिन एक टाइप का पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है ये, लेकिन ये स्पेशल टाइप के इंसेक्ट वगैरह में पाया जाता है, ह्यूमंस में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो बिलिरुबिन में ब्रेक होता है हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, बहुत आसान सवाल है, बचपन में आपने पढ़ा होगा। स्प्लिन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्लीहा कहते हैं, तिल्ली भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो स्प्लिन या प्लीहा जो है इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। क्यों कहते हैं स्प्लिन, अच्छा स्प्लिन कहाँ होता है, स्प्लिन आपके स्टमक जो होता है, एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिन जो होता है आपका, स्टमक होता है, स्टमक के लेफ्ट साइड पर आपके पेट के पास में स्थित होता है क्या, ये स्प्लिन, ठीक है। स्प्लिन जो होता है ये क्या करता है, जो डैमेज आरबीसी होते हैं, ओल्ड आरबीसी होते हैं, ये उनको क्या करता है, ब्रेक करता है, ठीक है, तोड़ता है उनको, है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड कहा जाता है आरबीसी का, किसको, स्प्लिन को। बाकी किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम में काम आता है, किडनी नेफ्रॉन पाया जाता है, ठीक है। ब्लड से आपके जो भी टॉक्सिन है उनको निकालता है, यूरिन बनाने का काम करता है। लीवर आपको पता है बाइल जूस सीक्रेट करता है, इसके अलावा बहुत सारे टाइप के अलग अलग प्रोटीन सीक्रेट करता है। बोन मैरो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सभी कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, अस्थि मज्जा हिंदी में जिसे कहते हैं, है ना। और बोन मैरो जो होता है ये कहाँ होता है, ये आपकी जो कुछ मजबूत हड्डियां होती है, जैसे वर्टिब्रेट कॉलम वाली, है ना, वर्टिब्रेट वाली हड्डी हो गई, फीमर हो गई, इन सब हड्डियों के अंदर एक स्पॉन्जी सॉफ्ट एक टिश्यू होता है जिसे बोन मैरो कहा जाता है, ठीक है। यहीं पर क्या बनता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स फॉर्मेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्प्लिन। स्प्लिन इज द
ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान, याद रखिएगा। अगला सवाल है, चलिए अगला सवाल दिख रहा है हमको एजर्शन और रीजन वाला। यहां पर एजर्शन क्या दिया हुआ है, ऐसे नोड जनरेट्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फॉर हार्ट बीट्स। ऐसे नोड क्या होता है, फुल फॉर्म ऐसे नोड का साइनोएट्रियल नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। ये पाया कहाँ जाता है, ये आपके राइट आर्टरियम में पाया जाता है। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, आपको पता है। अगर इस तरीके से हम इन चैम्बर्स को डिवाइड कर दे, इधर हो गया आपका राइट साइड, राइट, और ये हो गया आपका आर्टरियम, और ये हो गया आपका वेंट्रिकल। हिंदी में आप क्या कहते हैं, वेंट्रिकल को निलय, और इसको क्या कहते हैं, आलिंद। आर्टरियम को आलिंद कहते हैं। ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, लेफ्ट निलय और लेफ्ट आलिंद। तो राइट आर्टरियम में यहाँ क्या होता है, ऊपर साइड में आपका ऐसे नोड स्थित होता है, साइनोएट्रियल नोड स्थित होता है। ये क्या करता है, देखिए साइनोएट्रियल नोड्स इंपल्स जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। कैसे जनरेट करता है, जो हमारी बॉडी में बहुत सारे आयंस होते हैं, कैल्शियम आयंस होते हैं, पोटेशियम आयंस होते हैं, इन आयंस में क्या होता है, मूवमेंट चालू हो जाती है, मूव करते हैं ये, और इन्हीं के मूवमेंट की वजह से एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है। करता कौन है, ऐसे नोड करता है। तो हमारा एसर्शन सही है ना। और ये इलेक्ट्रिक इंपल्स किसके लिए जनरेट करता है, हार्ट बीट के लिए, ताकि हमारी हार्ट बीट लगभग 70 से 80 बीट्स पर सेकंड हो सके, पर मिनट, सॉरी पर मिनट हो सके, ठीक है, 70 से 80 बीट्स पर मिनट हो सके। इसलिए इसके लिए ये क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है। कौन, ऐसे नोड। तो एजर्शन सही है हमारा। रीजन में आ जाते हैं, ऐसे नोड इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल सेल, बिल्कुल सही। आपके जो ऐसे नोड होते हैं ये हृदय के खास तरीके की मांसपेशियों से निर्मित होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, ये टिश्यू होते हैं, कौन, ऐसे नोड, ठीक है। तो रीजन और एजर्शन दोनों सही है। और ये क्योंकि खास तरीके से आपके सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, इसलिए क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करते हैं। तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आरबीसी। देयर पहला स्टेटमेंट कहता है देयर बाइकॉन्केव शेप इंक्रीजेस सरफेस एरिया। आरबीसी का शेप कैसा होता है, आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव होता है, डिस्क फॉर्म में नहीं होता, बाइकॉन्केव डिस्क फॉर्म में होता है, ठीक है, स्फेरिकल नहीं होता, उभयावतल होता है, थोड़ा सा उठा हुआ, बीच में चपटा, बीच का चपटा थोड़ा सा किनारों से उठा हुआ, उभयावतल जिसे कहते हैं, बाइकॉन्केव शेप। और बाइकॉन्केव शेप की वजह से ही इसके सरफेस एरिया, जो सतही क्षेत्रफल है, वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और ज्यादा सतही क्षेत्रफल मतलब कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करने के लिए जगह मिल जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, दे हैव माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस एनर्जी। क्या आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया होती है, नहीं होती है। तो हमारा स्टेटमेंट 2 गलत है, आरबीसी के पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती भाई। स्टेटमेंट 3 में आ जाते हैं, दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या ये हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं यहां से वहां, बिल्कुल सही। आरबीसी में कौन सा पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन। और यही हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन। क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, इधर से उधर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी पूरी बॉडी में। तो ये बिल्कुल सही है, 1 और 3 आर करेक्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये सीरीज, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी हो रही होगी, रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मेनली इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ, इनमें से किसका कन्वर्जन होता है किसमें, और उससे ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प होता है। देखते हैं, फिब्रिन फिब्रिनोजन में बदलता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फिब्रिनोजन फिब्रिन में बदलता है और उसके बाद फिर वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ये तो यहीं पे उल्टा हो गया, गलत हो गया। फिर एल्ब्यूमिन फिब्रिन कोई कनेक्शन नहीं है, ग्लोब्यूलिन फिब्रिन कोई कनेक्शन नहीं है, तो क्या बच गया, प्रोथ्रोम्बिन और
थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो कि एक्टिव होने के बाद थ्रोम्बिन में चेंज होता है, और यही थ्रोम्बिन हमारे प्लाज्मा में घुलकर ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। तो क्या आ जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में चेंज होना क्लॉटिंग फैक्टर में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 8वां सवाल है, विच WBC इंक्रीजेस इन वायरल इन्फेक्शन। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि WBC हमारी इम्यूनिटी के लिए जरूरी होती है, और ये WBC के अलग अलग बहुत सारे पार्ट होते हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, इओसिनोफिल, इस तरीके से अलग अलग इसके क्या होते हैं, टाइप होते हैं। और हर एक जो प्रकार होते हैं WBC के, वो अलग अलग उनकी क्या होती है, भूमिका होती है। यानी कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एक्टिव होता है और उनके पैथोजेंस को खाते जाता है, रोग कारक जो होते हैं उनको खा के खत्म करता है। कोई वायरल इन्फेक्शन में एक्टिव होता है, कोई एलर्जी के टाइम पे एक्टिव होता है। इस तरीके से हर एक अपनी अलग भूमिका है। तो हम देखते हैं कि वायरल इन्फेक्शन पूछा गया है, वायरल इन्फेक्शन के दौरान इनमें से कौन सा जो है वो एक्टिव होता है WBC का टाइप। तो कौन सा, लिम्फोसाइट। वायरल इन्फेक्शन के दौरान जो एक्टिव होकर वायरस को खत्म करने का काम करता है, कौन है, लिम्फोसाइट। ओके, ये याद रखिएगा। न्यूट्रोफिल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के टाइम पे एक्टिव होता है, न्यूट्रोफिल याद रखिएगा। ठीक है, और आपका बेसोफिल क्या करता है, जो बेसोफिल होता है ये आपके बॉडी में अगर सूजन हो गया, इन्फेक्शन, एलर्जी वगैरह हो गई, तो इस टाइम पे हिस्टामाइन सिक्रीट करता है, और ये हिस्टामाइन आपकी बॉडी में गैस्ट्रिक गैस वगैरह आपकी बॉडी में बनाएगा, या फिर आपको खुजली वगैरह होगी, जिससे आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। और इससे आपकी बॉडी में WBC को ये पता चलेगा कि क्या हो गया, इसकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, एलर्जी हो रही है, जिससे वो उस एलर्जी को खत्म करने के लिए एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसोफिल ये करता है ना। इसके बाद है आपका कौन सा, इओसिनोफिल। तो इओसिनोफिल पैरासाइट्स के टाइम पे एक्टिव हो जाता है। अगर कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन आपको हुआ है तो इस टाइम पे इओसिनोफिल जो क्या करता है, आपको बचाता है इस पैरासाइटिक इन्फेक्शन से। तो अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग काम होते हैं WBC में, लेकिन वायरल के लिए कौन सा है, लिम्फोसाइट, याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। कंसिडर दीज स्टेटमेंट अबाउट ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के लिए इन स्टेटमेंट पर गौर कीजिए। पहला दिया हुआ है, सिस्टोलिक प्रेशर इज द प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। देखिए, हमारा हार्ट जो है वो दो तरीकों से काम करता है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि संकुचन होता है, फिर शिथिलन हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, यानी कि संकुचन सिकुड़ जाता है, फिर शिथिलन हो जाता है, आराम की स्थिति में आ जाता है। और इस तरीके से वो क्या करता है, ब्लड की पंपिंग करता है। ठीक है, तो सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है, देखो आप ब्लड प्रेशर सामान्य कैसे मापते हैं, ऐसे, ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो प्रेशर होते हैं, एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक। ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जब ये वेंट्रिकल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है और वेंट्रिकल से ब्लड आर्टरीज में भरा जाता है, एओर्टा के द्वारा आर्टरीज में भरा जाता है, ताकि वो आपके बॉडी के धमनियों में, आपकी बॉडी में धमनियों के माध्यम से पहुंच जाए। इसके लिए कौन सा प्रेशर लगता है ब्लड में, सिस्टोलिक प्रेशर। जो 120 वाली वैल्यू होती है ना, ये सिस्टोलिक प्रेशर होती है। और जब आपके वेंट्रिकल से ये ब्लड एओर्टा और अदर आर्टरीज में जब ये फिल किया जाता है, तो उस टाइम पे मैक्सिमम प्रेशर 120 होता है, उसी को क्या कहा जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। फिर एक है आपका डायस्टोलिक प्रेशर, जो कि 80 वाली वैल्यू होती है डायस्टोलिक प्रेशर। ये मिनिमम प्रेशर होती है और ये रिलैक्सेशन के टाइम पे होता है, जब शिथिलन हो जाता है और आकर वेंट्रिकल्स में आपके ब्लड जो है वो फिल होते हैं आपकी बॉडी से। ठीक है, तो वो वाली कंडीशन होती है रिलैक्सेशन की। ठीक है, तो उस टाइम पे जो प्रेशर होता है कितना होता है, 80 सामान्य। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं आप, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो दोनों ही हमारे सही है इसके आंसर। ठीक है, स्टेटमेंट तीसरा भी दिया हुआ है, इसको रीड कर लेते हैं। नॉर्मल बीपी इज 140/100 mmHg। नहीं भाई, ये नॉर्मल बीपी नहीं है, ये तो हाई बीपी की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, 140 और 100। तो क्या है नॉर्मल बीपी, 120/80। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 और 2 ओनली, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, क्योंकि स्टेटमेंट 3 क्या है, इसमें गलत है। वेन्स के विषय में इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में क्या सही है। नसों के विषय में हम शिराएं कहते हैं, इनको नसें भी कहते हैं आप,
इन जनरल, बट यहाँ पर वेन्स जो है वो शिराएं हैं, ठीक है। तो शिराओं के विषय में क्या कहा गया है, पहला वेन्स जो है ये कैरी करते हैं ब्लड को टुवर्ड्स हार्ट, ठीक है। शिराएं रक्त को दिल की तरफ लेकर जाती हैं, दिल की तरफ लेकर जाती हैं, ठीक है, यानी कि आपके हृदय की ओर लेकर जाती हैं। वेन्स ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए फिर से ऑलवेज शब्द आ गया। मैंने आपको कहा है किसी भी कथन में जब आपको कोई ऑलवेज ओनली जैसे शब्द मिले तो थोड़ा सा आप हमेशा डाउट में रहना, ठीक है। तो ऑलवेज नहीं होगा, वेन्स ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेके जाती हैं। जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी होती हैं, बिल्कुल वैसे ही पल्मोनरी वेन भी पाया जाता है, और ये पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है बच्चों, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से, लंग से आपके हार्ट में लेकर आता है, कौन, यही पल्मोनरी वेन। इसीलिए ऑलवेज कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बट वेन्स जो है ये ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाता है, ये सही है, ठीक है। ये हमारे अशुद्ध रक्त को हमारे पूरे शरीर से इकट्ठा करता है और ये कहां लेकर जाता है, हार्ट की ओर लेकर जाता है, ठीक है। चलिए तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब प्लांट वाला आ गया, ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर से प्लांट वाले क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जाइलम। जाइलम के विषय में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। क्या जाइलम जल और खनिज का परिवहन करता है, बिल्कुल सही, जाइलम ही तो करता है जल और खनिज का परिवहन। जल में घुली हुई खनिज जो है वो कहां से, रूट से लेकर, आप देखो पौधा होता है, पानी कहाँ डालते हो, जड़ों में, बोलते हैं ना जड़ में पानी डालो, जड़ में पानी, क्यों, क्योंकि जड़ से ये पानी और खनिज घुलकर जाइलम के द्वारा पौधों के अन्य हिस्सों तक पहुंचता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा स्टेटमेंट जाइलम ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में होता है बिल्कुल, नीचे से ऊपर इस दिशा में, है ना, यूनिडायरेक्शनल होता है। ऐसा तो नहीं कि ऊपर से नीचे भी पानी नीचे आ गया, नहीं होता है ऐसा, तो बिल्कुल सही है। जाइलम कंटेन्स बोथ लिविंग एंड डेड सेल्स, बिल्कुल सही है। जाइलम के अलग अलग सेल्स होते हैं, जैसे कि ट्रैकिड्स होता है जाइलम में, पेरेंकाइमा होता है, फाइबर होता है, ये अलग अलग जाइलम के पार्ट होते हैं। तो जाइलम में जो पेरेंकाइमा होता है वो क्या होता है, लिविंग सेल होता है, बल्कि ट्रैकिड्स क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। तो जाइलम डेड और लिविंग दोनों प्रकार के सेल जो है वो कंटेन करके रखता है। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, हमारे करेक्ट हो जाएंगे। क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है रिगार्डिंग कोहेशन टेंशन थ्योरी, ससंजन तनाव सिद्धांत के विषय में यहाँ पर बात की जा रही है कि क्या सत्य है। कोहेशन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल हेल्प मेंटेन अ कंटिन्यूअस कॉलम। सबसे पहले तो समझेंगे ससंजन क्या है, कोहेशन क्या है, यानी कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में जब अट्रैक्शन होता है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, कोहेशन कह रहे हैं। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में अट्रैक्शन फील कर रहा है, तो उसी अट्रैक्शन की वजह से एक कॉलम दिखाई देता है पानी का, हमको इस तरीके से एक कॉलम में बहता हुआ पानी दिखाई देता है, उसको हम क्या कह रहे हैं, कोहेशन कह रहे हैं, सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ट्रांसपीरेशन क्रिएट्स नेगेटिव प्रेशर इन द लीफ। वाष्पोत्सर्जन पत्ती में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है। अब ये क्या कह रहा है, देखो बच्चों इधर सुनो, क्या होता है, सबसे पहले जो पत्तियां होती हैं उनमें क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है। ट्रांसपीरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, पत्तियों में पाया जाता है क्या, पत्तियों में जो नीचे की तरफ उल्टी तरफ पे क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र। इन छोटे रंध्रों को आप क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और इन स्टोमेटा के खुलने से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो क्या हो पाता है, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए अंदर आता है ना, और ऑक्सीजन जो है वो बाहर भी निकलता है पौधों से, ठीक है, किसके द्वारा, इसी स्टोमेटा के द्वारा। लेकिन इस स्टोमेटा के खुलने से दिन के टाइम पे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश की वजह से पत्तियों में जो पानी होता है वो भाप बनकर ऊपर उड़ जाते हैं और पत्तियों में पानी की कमी हो जाती है ना। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और इसी प्रक्रिया के द्वारा जो रूट में आपने पानी दिया है पौधों में, वो ऊपर चढ़ने के लिए क्या होते हैं,
बोल सकते हैं कि ऊपर चढ़ने के लिए उनको एक प्रेशर मिलता है, एक पुल मिलता है, एक खिंचाव मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि ट्रांसपीरेशन क्रिएट्स नेगेटिव प्रेशर इन द लीफ। पौधों में ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं पत्तियों में, ताकि पत्तियां ज्यादा से ज्यादा जड़ों से पानी को अपनी तरफ खींच सके। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और सवाल इसी से मिलता जुलता हुआ आया है, एसेंट ऑफ सैप। और अच्छे से अगर ये पिछला वाला आपको अगर कहीं भी डाउट हो गया, इस क्वेश्चन से तो पूरा ही क्लियर हो जाएगा। एसेंट ऑफ सैप या रसारोहण क्या होता है? रसारोहण यानी कि कहने का ये मतलब है कि अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी ऊपर से नीचे पानी आना चाहिए, लेकिन हम तो यहाँ कह रहे हैं कि जड़ से जाइलम के द्वारा पत्तियों में पानी जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ये तो कुछ करिश्मा हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसी को कहा जा रहा है एसेंट ऑफ सैप, रसारोहण। कैसे? रसारोहण की जो प्रक्रिया हो रही है इसमें 3 फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तो क्या, अभी मैंने बताया ट्रांसपीरेशन पुल, यानी कि पत्तियों में ज्यादा से ज्यादा वाष्पोत्सर्जन हो रहा है और उसी वाष्पोत्सर्जन की वजह से पत्तियां जो हैं उनमें पानी की कमी हो रही है, और उसी पानी की कमी की वजह से रूट्स जो है वो ऊपर पानी देने के लिए क्या हो रहे हैं, जिम्मेदार हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण हमने जो देखा आपका कोहेशन की वजह से, कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपस में क्या हो रहा है, कोहेशन हो रहा है, ठीक है। और उसी अट्रैक्शन की वजह से ये पानी के मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं और जुड़कर एक कॉलम का निर्माण कर रहे हैं और जाइलम के द्वारा ये ऊपर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा कैपिलरी मूवमेंट, यानी कि जो जाइलम है वो पतली एक कैपिलरी की तरह है और इन कैपिलरी में क्या हो रहा है, ये पानी आगे बढ़ रहा है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, ऐसा एसेंट ऑफ सैप या रसारोहण कह रहे हैं। यानी कि आप जब पौधों को पानी देते हैं तो जड़ों से पानी का पत्तियों और पौधों के अन्य भागों में पहुंचना, यही क्या है, एसेंट ऑफ सैप है, ठीक है। तो इसके लिए पूछा जा रहा है इट इज मेनली ड्यू टू ट्रांसपीरेशन पुल। हाँ बिल्कुल, ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से एसेंट ऑफ सैप हो रहा है। अभी मैंने बताया कि वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण ही पानी जो है वो जड़ से पत्तियों तक पहुंच रहा है। फिर रूट प्रेशर इज द मेजर फोर्स फॉर टॉल ट्रीज। क्या लंबे पौधों के लिए रूट प्रेशर काम कर रहा है? रूट प्रेशर मतलब मान लीजिए ये कोई पौधा है, ये इसके रूट्स है, ये कोई पौधा है, ये इसके रूट्स हैं। अब रूट्स में बहुत ज्यादा आपने पानी दिया, बहुत सारे मिनरल्स दिए, अब इसमें एक प्रेशर क्रिएट हो गया और उसी प्रेशर की वजह से ये जो पानी और मिनरल्स है ये पौधों के पत्तियों तक या अन्य भागों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन छोटे पौधों में ऐसा होगा, है ना, छोटे पौधों में आपका रूट प्रेशर जो है वो काम करेगा। लंबे पौधों में रूट प्रेशर की वजह से इतनी ऊंचाई तक पानी तो चढ़ नहीं पाएगा। तो क्या हो गया, स्टेटमेंट 2 गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 सही हो गया। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन अगेन कोहेशन टेंशन से आया है। अब ये थ्योरी किसने दी है, ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, ससंजन तनाव सिद्धांत को सबसे पहले किसने बताया था? किसने बताया था? इसका ये फैक्चुअल सवाल है, इसका जवाब है डिक्सन और जॉली। डिक्सन और जॉली ने सबसे पहले 19वीं शताब्दी में क्या किया था, आपके कोहेशन टेंशन थ्योरी को बताया था कि किस तरीके से पौधों में जाइलम, देखो कोहेशन क्या होगा, अगर सेम मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, जैसे वाटर प्लस वाटर, इनके बीच में हो रहा है अट्रैक्शन। फिर एक होता है एडिशन। एडिशन क्या होता है, इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है, जैसे जाइलम और वाटर, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। तो वाटर के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो वाटर का एक कॉलम बन रहा है, बिल्कुल एक लाइन से पानी के मॉलिक्यूल आपस में ऊपर चढ़ रहे हैं क्योंकि अट्रैक्शन है उनके बीच में, और जाइलम और पानी के बीच में अट्रैक्शन है इसलिए जाइलम के द्वारा पानी ऊपर चढ़ रहा है। इस पूरी थ्योरी को कोहेशन टेंशन थ्योरी कहते हैं, ठीक है। एडिशन कहते हैं जिसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन होता है, कोहेशन कहते हैं जिसमें सेम मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है, ससंजन और विसंजन, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको दिया किसने है, डिक्सन और जॉली ने दिया है, ठीक है। आप कभी सोच के नहीं देखे कि आप पौधों को पानी रूट्स में देते हैं तो पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी ऊपर से नीचे पानी आना चाहिए, नीचे से ऊपर क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? एसेंट ऑफ सैप के कारण, कोहेशन टेंशन की वजह से। और दिया किसने है ये थ्योरी? डिक्सन और जॉली ने। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और आ जाते हैं 15 क्वेश्चन पर रिगार्डिंग ब्लड प्लाज्मा कंसिडर। फर्स्ट है ब्लड प्लाज्मा के विषय में आपको स्टेटमेंट पढ़ने और बताने कि कौन सा सही है। फर्स्ट दिया हुआ है प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन लाइक एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन। प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन नाम के प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। एल्ब्यूमिन जो होता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कहने का मतलब कि आपके ब्लड में वाटर की मात्रा कितनी होगी, पीएच कितना होगा, इन सबको बैलेंस करता है एल्ब्यूमिन। ग्लोब्यूलिन इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो क्या देखा हमने, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन बिल्कुल पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर। चलिए दूसरा स्टेटमेंट रीड करते हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स। क्या प्लाज्मा हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है? बिल्कुल सही, प्लाज्मा में हार्मोन्स बिल्कुल घुले हुए होते हैं और इनका ट्रांसपोर्टेशन यहां से होता है। प्लाज्मा मेक्स अप अबाउट 90% ऑफ ब्लड। क्या हमारे रक्त का 90% प्लाज्मा है? गलत, 90% प्लाज्मा नहीं है भाई, 55% प्लाज्मा है। हमारे होल ब्लड का 55% प्लाज्मा है, 45% आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है। ओके, तो हमारा स्टेटमेंट 3 गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 और 1 इज करेक्ट बट 3 इज रॉन्ग। सो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं मैच ब्लड डिसऑर्डर विथ डिस्क्रिप्शन। यहां पर दिए हुए कुछ आपके 2 स्तंभ दिए हुए हैं, एक और आपके ब्लड डिसऑर्डर दिए हुए हैं और दूसरी ओर उनके कुछ सिम्टम्स बोल सकते हैं या कारक बोल सकते हैं, वो दिए हुए हैं, उनके डिटेल्स या विवरण दिए हुए हैं। चलिए पहला पढ़ते हैं एनीमिया। एनीमिया किसकी वजह से होता है? एनीमिया जो है ये हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा देखा जाता है, महिलाओं में ज्यादातर देखा जाता है। एनीमिया जो बीमारी होती है एक टाइप का डिसऑर्डर है और ये क्यों होता है? ये हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स की कमी जब आपके बॉडी में हो जाती है, हीमोग्लोबिन, आयरन, विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो आपको क्या होता है? एनीमिया हो जाता है, यानी कि खून की कमी, जिसे आप जनरल लैंग्वेज में कहते हैं। तो एनीमिया क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन की कमी। फिर ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या है? जिसे आप जनरली ब्लड कैंसर कहते हैं, वही क्या है? ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया क्यों होता है? कैंसर ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स। और जब ये व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा क्या होने लगते हैं? बढ़ने लगते हैं, अनियमित रूप से बढ़ने लगते हैं, अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगते हैं, अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, तब जो कैंसर बनता है उसे आप क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। फिर एक क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है? प्लेटलेट्स की जब संख्या में कमी हो जाती है, आपके शरीर में प्लेटलेट्स होने चाहिए, ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स आपके शरीर में बहुत आवश्यक है क्योंकि ये ब्लड कंपोनेंट है ना। लेकिन प्लेटलेट्स की जब कमी हो जाती है तो इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। याद रखिएगा, प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, ऐसे याद रख सकते हो। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहां होगा? प्लेटलेट्स की कमी के कारण होगा, ऐसे नाम याद रख सकते हो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए का क्या हो रहा है? बी। ए का बी वाला देख लो, सेकंड का सी वाला देख लो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगेन मैच द फॉलोइंग, है ना। इसमें एक साइड पे आपके ब्लड प्रोटीन्स दिए हुए हैं और दूसरे साइड पे उनके काम क्या है ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक साइड पे दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या करता है? मैंने अभी बताया था, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, परासरणी दाब को मेंटेन करता है, पानी जो है इसकी मात्रा कितनी है आपके ब्लड में, पीएच कितना, इन सबको बैलेंसिंग करने का काम करता है एल्ब्यूमिन। फिब्रिनोजन एक क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है। फिब्रिन प्रोटीन ये एक्टिव करता है और उसके बाद फिर फिब्रिन जो है वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड की क्लॉटिंग में। जब आपको ब्लीडिंग होने लगती है तो वो क्या करता है? ब्लड की क्लॉटिंग करता है, खून का थक्का जमाता है ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके, तो क्लॉटिंग है। ग्लोब्यूलिन इम्यूनिटी के लिए हेल्प करता है। मैंने बताया था ग्लोब्यूलिन के अलग अलग पार्ट होते हैं, इसमें जो गामा ग्लोब्यूलिन होता है ये क्या करता है? ये इम्यूनिटी के लिए हेल्प करता है आपकी बॉडी में, ठीक है। हीमोग्लोबिन बाइंडिंग ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है अपने साथ और क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपके शरीर में ब्लड के माध्यम से अलग अलग हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए का 2। अब देखो ए का 2 किस में है? सी और डी में है। फिर बी का 1 भी दोनों में है। सी का 3 है ऑप्शन नंबर सी में। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, एजर्शन दिया हुआ है यहाँ पर, हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। हीमोफीलिया क्या होता है? एक जेनेटिक बीमारी होती है। बिल्कुल सही, हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है रक्त संबंधी। देखो हीमो जहां भी दे दिया, हीम जहां दे दिया, समझ जाना ब्लड से संबंधित है। हीमो शब्द आ गया मतलब ब्लड, तो ब्लड से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है जो कि जेनेटिक होता है, और इसमें वाहक जो होती हैं, कैरी करती हैं, वो स्त्रियां होती हैं। स्त्रियों से बच्चों में ये बीमारी जो है वो फैलती है। तो कौन सी बीमारी है ये? जेनेटिक बीमारी है। कौन सी? हीमोफीलिया। एजर्शन सही है। रीजन में आ जाते हैं, इट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। देखिए आपकी बॉडी में बहुत टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो कि रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं, लेकिन आपकी बॉडी में अगर क्लॉटिंग फैक्टर 8 और क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी हो जाए तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? हीमोफीलिया हो सकती है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा इसके सिम्टम्स होते हैं, बचपन से ही इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं बच्चों में। बच्चों में बहुत ज्यादा हाथ या पैरों में दर्द चालू हो जाता है, कहीं भी ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि आप चलने फिरने में असक्षम हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति होती है हीमोफीलिया में। तो रीजन और एजर्शन दोनों ही सही है। रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है आपके एजर्शन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। एजर्शन यहां पर दिया हुआ है, ब्लड ग्रुप ए बी इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, ए बी जो है इसको सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता या सार्वभौमिक ग्राही आप कहते हैं। क्यों? क्योंकि ए बी जो है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। इसमें दिया हुआ है कंटेन्स बट नॉट कंटेन। ठीक है, ये किसी भी प्रकार के एंटीबॉडी को कंटेन नहीं करते। अब मान लो आपके आरबीसी में पहले से कोई एंटीबॉडी है, अब कोई दूसरा आपने ब्लड ले लिया, उसमें कोई एंटीबॉडी है, तो वो उसको क्या करेगा? रेस्ट्रिक्ट करेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें कोई एंटीबॉडी होती ही नहीं, इसमें सिर्फ एंटीजन होते हैं। ए और बी एंटीजन होते हैं, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। इसीलिए ये क्या होता है? आपका सार्वभौमिक ग्राही बोल सकते हैं, किसी से भी ये ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, A is true but R is false, है ना। चलिए अगला सवाल है, एजर्शन दिया हुआ है, हेपारिन प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग। हेपारिन जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग के को रोकता है। ठीक है, क्यों रोकता है? हेपारिन एक्ट एज एन एंटीकोएगुलेंट इन ब्लड। ये ब्लड में थक्का रोधी के जैसे काम करता है। बिल्कुल सही, क्योंकि हेपारिन जो होता है ये खून का थक्का जमाने से रोकता है, हमारी बॉडी के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकता है। नहीं तो बॉडी के अंदर भी ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, क्लॉटिंग फैक्टर आपके ब्लड में मौजूद है। तो हेपारिन ब्लड क्लॉटिंग को क्या करता है? रोकता है। बिल्कुल सही है दोनों ही, और प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है आर ए को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आरबीसी। आरबीसी के विषय में क्या सही है? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। ओके, चलिए, रेड ब्लड सेल लैक न्यूक्लियस इन ह्यूमन। अभी हमने पढ़ा था ह्यूमंस के अंदर जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस की कमी होती है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। आरबीसी कंटेन्स हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल सही, हीमोग्लोबिन नामक जो पिगमेंट होता है वो किस में पाया जाता है? आरबीसी में। और आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वही ऑक्सीजन को अपने अंदर बाइंड करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और शरीर के अन्य हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। सही है। तीसरा आ जाते हैं, आरबीसी सर्वाइव फॉर अबाउट 120 डेज। 120 दिनों का जीवन होता है आरबीसी का, और 120 दिनों बाद जब ये डेड होते हैं या डैमेज हो जाते हैं, प्लीहा यानी कि स्प्लिन में जाकर ये क्या होते हैं? ब्रेक होने लगते हैं। ठीक है, चलिए, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 2 3 तीनों ही सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। बच्चों, है ना, ब्लड के 3 कंपोनेंट पढ़ने हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सॉरी 4 कंपोनेंट एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लाज्मा जो होता है ये लिक्विड पार्ट होता है, फ्लूइड के फॉर्म में होता है। ठीक है, जो कि किससे बना हुआ होता है? आपके 90 to 92% वाटर होता है इसमें। अदर इसके अलावा हार्मोन, आयंस, है ना, इन सब में मौजूद होते हैं। इसके अलावा 90 से 92% तक जल से बना हुआ होता है प्लाज्मा, जो कि खून का 55% होता है, हमारे रक्त का 55% होता है प्लाज्मा। और यही क्या होता है? ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ल्यूकेमिया इज द कैंसर ऑफ, ल्यूकेमिया किसका कैंसर होता है? अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर है और किसकी वजह से होता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में बहुत ज्यादा कोशिका विभाजन होने लगता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लगता है, जिससे जो रोग होता है, कैंसर होता है, उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। और इसके सिम्टम्स कुछ ऐसे, इसके कोई खास सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं देंगे, इसके नॉर्मल सिम्टम्स ही होते हैं। बहुत आपको थकान फील होगा, ठीक है, जब शुरुआत में बुखार जैसा रहेगा, हमेशा आपकी बॉडी गरम गरम रहेगी, आपको बहुत ज्यादा सर्दी होगी या फिर बहुत छोटी छोटी बीमारियां आपको पकड़ने लगेंगी, इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाएगा, इस टाइप के सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो खून वगैरह आना, है ना, खांसी बहुत ज्यादा आना, उसमें खून आने लगना, इस टाइप से चीजें आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे। बहुत ज्यादा सर दर्द होना, इस प्रकार के सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। तो ये है आपका ल्यूकेमिया, जो कि क्या है, ब्लड कैंसर है डब्ल्यूबीसी का। ओके, चलिए आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, एजर्शन और रीजन। द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड डिक्रीजेस ड्यूरिंग सीवियर एनीमिया। अगर आपको जो एनीमिया जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, यानी कि ब्लड की बहुत ज्यादा कमी हो जाए, तो आरबीसी काउंट कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, तो आरबीसी क्या हो जाएगा, थिक रहेगा या फिर गाढ़ा नहीं रहेगा ना, विस्कोसिटी कम हो जाएगी, शांता कम हो जाएगी, किसकी, आपके आरबीसी की, ठीक है, ब्लड की। तो एजर्शन सही हो जाएगा। रीजन क्या है, आरबीसी काउंट रिड्यूसेस इन एनीमिया, बिल्कुल सही। आरबीसी काउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है एनीमिया में, इसीलिए डॉक्टर फिर क्या बोलते हैं, महिलाओं में ज्यादातर ये देखा जाता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्योंकि महिलाओं में हर महीने होता है, जिसकी वजह से महिलाओं में खून की कमी, खून की ज्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है, लेकिन महिलाओं में ही एनीमिया नामक रोग देखा जाता है। तो ये जो है, इसके लिए डॉक्टर बोलते हैं आयरन रिच फूड खाओ, विटामिन B12, ओमेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, है ना, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिया हुआ है एजर्शन, लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजेन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेस, बिल्कुल सही। लिम्फोसाइट किसका पार्ट है, याद करो, डब्ल्यूबीसी पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, डब्ल्यूबीसी के अलग अलग पार्ट है, लिम्फोसाइट, यूसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। तो लिम्फोसाइट क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होता है, प्रतिरक्षा प्रक्रियाओं के लिए ये जिम्मेदार होता है, बिल्कुल सही। रीजन क्या है, दे सिक्रीट हिस्टामाइन एंड हेपेरिन एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बेसोफिल सिक्रीट करता है हिस्टामाइन। देखो, जब आपके बॉडी में कोई एलर्जी होती है ना, तो क्या होता है, हिस्टामाइन सिक्रीट होता है, उसकी वजह से आपको खुजली होने लगती है, हिस्टामाइन सिक्रीट होता है, जो कि ये बताता है डब्ल्यूबीसी को कि इसकी बॉडी में कोई एलर्जी हुई है ना, किसी का अटैक हुआ है, आप देखो और क्या करो, उस एलर्जी को खत्म करो। तो हिस्टामाइन सिक्रीट होता है, कहां से, बेसोफिल में, बेसोफिल में, याद रखिएगा। ल्यूकोसाइट में ये नहीं सिक्रीट होता है। तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, ओनली ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। हीमोग्लोबिन कंटेन्स हाउ मेनी आयरन एटम्स पर मॉलिक्यूल, 4 आयरन एटम ये हर मॉलिक्यूल में कंटेन करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये तो बिल्कुल फैक्चुअल सवाल था। हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने बताया, एक पिगमेंट होता है जो कि आगे चलकर बिलिरुबिन में टूट जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ये। अगला सवाल है, फिब्रिनोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन, फिब्रिनोजन जो है ये शरीर के किस अंग के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, किसके द्वारा, किडनी, लीवर, पैंक्रियाज या स्प्लिन, लीवर के द्वारा, लीवर में बनता है फिब्रिनोजन, ठीक है, और आगे चलकर ये क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में काम आता है। कहां रहता है ये, हमारे ब्लड के प्लाज्मा में रहता है, याद रखिएगा, ठीक है, लीवर आंसर आएगा इसका। किडनी तो क्या है, ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, नेफ्रॉन इसके अंदर पाया जाता है, पैंक्रियास एंजाइमेटिक जूसेस, आपके एंजाइम्स पैंक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करता है, स्प्लिन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 28, द RH फैक्टर वाज डिस्कवर्ड इन विच एनिमल, RH फैक्टर जो है ये किस एनिमल में डिस्कवर किया गया था, याद है, रीसस मंकी, है ना, रीसस मंकी जो था इसमें ये RH फैक्टर जो है वो सबसे पहले देखा गया था, ठीक है।
तो क्या आ जाएगा आंसर? अगर रीसेस भी नहीं दिया है, मंकी दिया है, तो आप लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर सिर्फ रीसेस देगा तो भी, या फिर सिर्फ मंकी देगा तो भी आप लगा सकते हैं आंसर, ठीक है। तो ये बहुत आसान सवाल था। आगे चलकर फिर रीसेस नामक बंदर से ही RH फैक्टर की खोज हुई। RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव दो टाइप के होते हैं। RH फैक्टर है तो पॉजिटिव होगा, RH फैक्टर नहीं है तो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट एंड कार्डियक अटैक आर एग्जैक्टली द सेम कंडीशन। नो, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक अटैक दोनों बिल्कुल अलग अलग कंडीशंस हैं भाई। हम कह देते हैं नॉर्मली कार्डियक अरेस्ट ही कार्डियक अटैक है, बट अलग है। कार्डियक अरेस्ट मीन्स द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग सडनली, ये सही है। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? ओनली 2 इज करेक्ट ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक अटैक को समझते हैं। देखिए कार्डियक अटैक क्या होता है? कार्डियक अटैक जब आता है तब क्या होता है, आपके ब्लड में क्या हो जाता है? ब्लॉकेज पैदा हो जाता है। जो कोरोनरी आर्टरी होता है वहां पर ब्लॉकेज पैदा हो जाता है। उस ब्लॉकेज की वजह से प्रॉपर आपके हार्ट में ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कार्डियक अटैक कहते हैं, हार्ट अटैक जिसे कहते हैं, ठीक है, या फिर मायोकार्डियम इन्फेक्शन भी कहते हैं इसको, ठीक है। MI के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या किया जाता है? बाईपास सर्जरी वगैरह की जाती है, स्टंट वगैरह लगाया जाता है, इस तरीके से आपको बचाया जाता है। बट कार्डियक अरेस्ट जो होता है इसमें क्या होता है? अचानक से आपका हार्ट बीट करना बंद हो जाता है, हार्ट की बीटिंग बंद हो जाती है, बिल्कुल हार्ट पंपिंग बंद कर देता है, रुक जाता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग है। बट कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? बीटिंग करना बंद हो जाता है हार्ट जब है, उसको हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। लेकिन ब्लॉकेज को क्या कहते हैं? कार्डियक अटैक कहते हैं। तो पहला फॉल्स है बट सेकंड ट्रू है। चलिए अगला और लास्ट सवाल है, which drug is commonly given immediately during a suspected heart attack? अगर हार्ट अटैक होने की संभावना होती है तो कौन सा ड्रग जो है वो इमीडिएट दिया जाता है? कौन सा ड्रग? एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या करता है? एस्पिरिन जो है वो आपके ब्लड को पतला करता है, खून को पतला करता है। अब हार्ट अटैक होने वाला है मतलब कहीं पे ब्लॉकेज हो गया है, क्लॉटिंग हो गई है, थक्का बन गया है, ब्लॉकेज हो गया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? खून को पतला करेगा और उस ब्लॉकेज को खत्म करके रक्त के बहाव को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसीलिए क्या दिया जाता है? एस्पिरिन दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। पैरासीटामोल तो नॉर्मल बुखार में दिया जाता है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? एस्पिरिन, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए तो ये आज के हमारे 30 क्वेश्चन थे जो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और आपके ट्रांसपोर्टेशन पार्ट से थे। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी। अगर आप इसे एक बार और देखें तो आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 30 नए क्वेश्चन के साथ में। हमारे साथ बने रहिए 30 का दम 2.0 सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।